हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं आरएस मुख्य परीक्षा 2024 के अंदर जो पेपर हुए हैं उनके बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं जीएस 1 में। जीएस 1 के अंदर हम देखते हैं जो क्वेश्चन आए हैं उनको। तो इसमें जो आरपीएससी ने क्वेश्चन डाले हैं उनमें ऊपर के 2 क्वेश्चन दिखाई नहीं दे रहे हैं 5 नंबर पेज। तो उसमें पहला जो क्वेश्चन था वो ये था कि ड्योटीदार किसे कहते हैं। ड्योटीदार किसे कहते हैं। जो पहला क्वेश्चन था वो ये था कि ड्योटीदार किसे कहते हैं। ड्योटीदार किसे कहते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है उसकी हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में ये है कि जैन बौद्ध और जैन मत संहिताओं में वर्णित धर्म से किस प्रकार भिन्न थे। तो जो संहिताओं में वर्णित धर्म था उससे जैन और बौद्ध मत है वो कैसे भिन्न था, ये पूछा था। 2 मुख्य विभिन्नताओं को रेखांकित कीजिए, यानी कि 2 अंतर पूछा था, 2 अंतर पूछे थे। इसके बाद अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन था कि तिनकठिया प्रथा क्या थी। तिनकठिया प्रथा क्या थी, ये वही है नील वाला 3/20 भाग पे जो क्या है किसानों को नील की खेती करनी पड़ती थी, वो वाला क्वेश्चन था। इसके बाद अगर हम बात देखें तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो ये था कि सार्वभौमिक पौरोहित्य का अर्थ स्पष्ट कीजिए, यानी कि यूनिवर्सल जो प्रेस्टिहुड था उसके बारे में आपको बताना था कि क्या था। इसके बाद अगर हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन तो जो 5 नंबर के क्वेश्चन थे वो शुरू हो गए थे। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन था इसको 2 भागों में तोड़ के दिया गया था। वात और वचनिका के बारे में बताइए। इनके बारे में बताना था कि क्या क्या है वात और वचनिका क्या है, और इनके 1-2 उदाहरण लिखने थे हमें। ये जो राजस्थान साहित्य की जो शैलियाँ हैं उनके बारे के अंदर उनके बारे में बताया गया है। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो था कि भारत छोड़ो आंदोलन के प्रति जयपुर प्रजामंडल का दृष्टिकोण का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो था नैनार और अलवार भक्ति संतों के सामाजिक और धार्मिक महत्व को व्याख्यात कीजिए। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो था कि हैदराबाद के भारत संघ में विलय के मार्ग में रजाकार प्रमुख बाधा थे, स्पष्ट करना था। इसके बाद 2 विश्व युद्धों के कारण राजनीतिक व आर्थिक क्षेत्र में यूरोपीय स्त्रियों की भागीदारी किस प्रकार से बढ़ी, ये विश्व युद्ध से संबंधित था, वर्ल्ड हिस्ट्री से। इसके बाद राजस्थान के सूर्य मंदिरों का संक्षिप्त में विवरण प्रस्तुत कीजिए। जो राजस्थान के सूर्य मंदिर थे इनके बारे में बताना था, और ये जो क्वेश्चन थे वो 10 अंक वाले क्वेश्चन थे। 100 शब्दों में इसके बारे में उत्तर लिखना। तो कम से कम 5 मंदिरों का वर्णन तो यहाँ पे करना जरूरी ही था। इसके बाद अगर हम देखें तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो था कि विश्व की संस्कृतियों में भारतीय संस्कृति की निरंतरता एक अनन्य विशिष्टता है। ये विश्लेषणात्मक टाइप का क्वेश्चन था, ये भी 10 अंक का क्वेश्चन था। इसके बाद अगर हम देखें तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो था मौर्य स्तंभ देशज मूल गए, यानी कि जो मौर्य स्तंभ थे मौर्य कला से संबंधित क्वेश्चन था, इंडियन आर्ट एंड कल्चर से। जो मौर्य युगीन स्तंभ थे वो देशज मूल गए, यानी कि हमारे यहाँ के स्थानीय थे। तो इसको अंतर बताते हुए विदेशी स्तंभों से जो अकेमेनियन स्तंभ थे उनसे इनका अंतर बताते हुए इनकी व्याख्या करनी थी। ये भी 10 नंबर का क्वेश्चन था। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा वो था विश्व इतिहास से कि यूरोपीय औद्योगिक क्रांति ने अंततः नव साम्राज्यवाद को जन्म दिया, वर्णन की। यहाँ पे हिस्ट्री कंप्लीट होगी और अब इसके बाद इकोनॉमी शुरू हो गई। तो केंद्रीय सरकार के गैर कर राजस्व में क्या समाविष्ट होता है, ये इनका पहला क्वेश्चन था। इसके बाद उन 3 आर्थिक रेलवे गलियारों के नाम लिखे जिन्हें प्रधानमंत्री गति शक्ति ढांचे के अंतर्गत 2024-25 के अंतरिम बजट में घोषित किया गया था। ये जो लेटेस्ट बजट था हमारा अभी वाला, तो उसके अंदर इनकी चर्चा की। तो अगला जो क्वेश्चन था वो था कि भारतीय रिजर्व बैंक का मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण का ढांचा क्या है। इसके बाद क्वेश्चन था कि राजस्थान सरकार के द्वारा ज्ञान संकल्प पोर्टल क्यों स्थापित किया गया है, तो इसके बारे में बताना था। इसके बाद था राजस्थान जननी शिशु सुरक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। इसके बाद क्वेश्चन था कि ये सब जो ऊपर वाले क्वेश्चन थे
वो 2-2 अंक के थे। अब 5 अंक के क्वेश्चन शुरू हो गए कि प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना की प्रमुख उद्देश्य लिखिए। इसके बाद जो क्वेश्चन था वो था कि राजस्थान में निवेश संवर्धन ब्यूरो के क्या कार्य हैं। इसके बाद था भारत में स्वामित्व योजना के उद्देश्य क्या है। इसके बाद था भारत की राष्ट्रीय रसद नीति के लक्ष्य क्या है, यानी कि जो भारत की जो लॉजिस्टिक पॉलिसी है 2022 वाली, उसके लक्ष्य बताने थे। इसके बाद था राजस्थान के 6वें राज्य वित्त आयोग की मुख्य सिफारिशों का वर्णन कीजिए। तो ये वित्त आयोग से आ गया था राजस्थान के। इसके बाद भारत में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की प्रमुख विशेषताओं पर चर्चा कीजिए। ये जो क्वेश्चन थे वो 100 शब्दों और 10 अंक वाले शुरू हो गए इकोनॉमी में। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन था वो था जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन में प्रस्तुत भारत के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित अद्यतित योगदान पर। ये जो एनडीसी थे उनके बारे में हमें लिखना था। 10 अंक का क्वेश्चन था, आर्थिक समीक्षा से सीधे का सीधा उठाया गया है। इसके बाद अगर हम देखें तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो था राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखी। ये संक्षिप्त तो क्या थी, पूरा 10 अंक का क्वेश्चन था। छोटे सब्जेक्ट है, यूनिट 3 शुरू हो जाती है। तो सबसे पहले सोशियोलॉजी आती है। तो वेस्ट टॉक्सिकेशन से आपका क्या अभिप्राय है। ये एक तरीके से पश्चिमीकरण से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन है, हालांकि डायरेक्ट नहीं पूछा गया है, घुमा फिरा के पूछा गया है। इसके बाद अर्जुन अप्पादुरई द्वारा वैश्विक समाज के संदर्भ में उल्लेखित सांस्कृतिक प्रवाह के स्वरूपों का उल्लेख कीजिए। बड़ा कठिन क्वेश्चन था, किसी का नहीं पढ़ा हुआ है। इसके बाद अनियत रोजगार कैजुअल एम्प्लॉयमेंट था, ये बेरोजगारी वाले खंड से था। इसके बाद निर्धनता की संस्कृति, ये गरीबी वाले से था। इसके बाद दहेज पर था कि दोष या कमियाँ, तो ये दहेज पर था। जो समस्याएं हैं भारतीय समाज के सामने, उनसे क्वेश्चन लिया गया था। इसके बाद जो सोशियोलॉजी के अंदर 5 अंक के 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनकी बारी आ गई। तो किस प्रकार जाति व्यवस्था समाज के खंडात्मक विभाजन को प्रस्तुत करती है, ये 5 अंक का क्वेश्चन था। इसके बाद ग्रास या जनजाति की सामाजिक आर्थिक प्रोफाइल प्रस्तुत कीजिए। सामाजिक और आर्थिक दोनों रूपरेखा जो उनकी कंडीशंस है, प्रोफाइल है, उनके बारे में बताना था कि भी इनके समाज के अंदर ये प्रथाएं पाई जाती है और इकोनॉमी में ये जैसे कृषि पर है या मजदूरी जो भी है उन पर निर्भर है। तो ये इस प्रकार की बातें इनमें लिखनी थी। इसके बाद आ गया मैनेजमेंट के अंदर आ गया उत्पाद पोर्टफोलियो की गहराई से क्या तात्पर्य है, 2 नंबर का आ गया। इसके बाद पूंजी संरचना की अप्रासंगिकता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, सिद्धांत की एक प्रमुख अवधारणा लिखिए, ये हो गया। इसके बाद हो गया नेतृत्व के पथ लक्ष्य सिद्धांत के अंतर्गत 4 नेतृत्व व्यवहारों की सूची बनाइए। इसके बाद था भारत में एंजल निवेशक के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए 2 मापदंड, सेबी के अनुसार जो 2 मापदंड है एंजल निवेशक के रूप में योग्यता प्राप्त करने के, उनको सूचीबद्ध करना था। इसके बाद माइस का विस्तार कीजिए। ये पता नहीं, किसी को नहीं आ रहा, शायद किसके बारे में पूछा होगा। माइस हमने योगा वाले जो सब्जेक्ट है उसमें तो पढ़ा है, पता नहीं ये किसके बारे में पूछ रहा है। ये किसी का शायद ही किसी का सही हो जाए तो ठीक है, मुश्किल है। इसके बाद अगर हम देखें तो 5 अंक वाले जो 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, एक त्रि-आवश्यकता सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, उन 3 आवश्यकताओं की सूची बनाकर संक्षेप में बताएं। तो ये शायद विलियम ओची का जो था ना, मर्मज्ञता, आत्मविश्वास वाले जो 3 उसने बताए थे, तो शायद ये वो वाला है। इसके बारे में त्रिघटकियों की द्विघटकीय लगभग मैक्स ग्रेगर की द्विघटक है, हजबर्ग की द्विघटक है, XY तो हो गया उसका, और जो मेस्लो है उसने 5 बताई थी आवश्यकता वाला। तो ये त्रिआवश्यकता वाला शायद विलियम ओची का होना चाहिए। इनके बारे में काफ़ी टफ आई थी, छोटी यूनिट थी वो, इस बार काफ़ी टफ पूछी गई थी, सोशियोलॉजी भी और जो मैनेजमेंट है वो भी। इसके बाद जो अगला 5 अंक का क्वेश्चन था मैनेजमेंट से, वो था कि भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार विभिन्न प्रकार के NBFC क्या है, यानी कि जो नॉन बैंकिंग
फाइनेंशियल कंपनीज हैं उनके बारे में बताना था। इसके बाद जो अपनी अगली यूनिट है वो शुरू हो जाती है ऑडिटिंग और अकाउंटिंग वाली, कि अंकेक्षण के कोई 4 उद्देश्य लिखिए। इसके बाद था कि भारत के नियंत्रक व मालिका परीक्षक के कोई 4 कर्तव्य बताइए। इसके बाद था कि अंतर्राष्ट्रीय अंकेक्षण तथा आश्वासन मानक मंडल IAASB द्वारा दी गई परिभाषा के अनुसार अंकेक्षण के तत्व लिखिए, यानी कि अंकेक्षण के क्या क्या तत्व होते हैं। इसके बाद शून्य आधार बजटन की कोई 4 मूलभूत विशेषताएं लिखिए। इसके बाद प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार निष्पादन बजटन के 2 कोई उद्देश्य लिखिए। इसके बाद जो 5 अंक के क्वेश्चन पूछे गए थे ऑडिटिंग अकाउंटिंग से थे, वो थे वित्तीय विवरणों के विश्लेषण की कोई 5 तकनीकें लिखिए। इसके बाद ये एंट्री करनी थी, 5 अंक के अंदर पूछी गई थी कि निम्नलिखित व्यवहारों की जनरल प्रविष्टियां बिना विवरण के दीजिए, यानी कि इनकी प्रविष्टियां तैयार करनी थी। ये जिसको अच्छे से आता था उसने तो कर दिया, बाकी तो यूँ तुक्के मार के आए हैं। तो इस प्रकार से हमारा ये जो पेपर है फर्स्ट वो कंप्लीट हुआ। ओवरऑल देखें तो जो पेपर फर्स्ट है वो काफ़ी हार्ड गया है। इस पेपर में